आज जैसा बताया, हमारी बातचीत का विषय आत्मनिर्भर भारत और कोरोना के बाद। परंतु मैं कोरोना से पहले की भी बात जरूर शामिल करूंगा। आज हम लोग कुरुक्षेत्र में बैठे हुए, कुरुक्षेत्र की भूमि के साथ जुड़े हुए, देश विदेश में बैठे हुए सभी विद्यार्थी अपनी इस बात में साझा हैं। कुरुक्षेत्र में हमको याद है महाभारत का युद्ध। ये महाभारत का युद्ध भगवान कृष्ण के नेतृत्व में जो लड़ा गया, वो भी एक ऐसी लड़ाई थी जो निर्णायक लड़ाई थी। मैं इस कोरोना के महामारी की इस लड़ाई को लड़ने के लिए जो जज्बा चाहिए, उसको उसी भावना से जोड़ता हूं जैसे पांडवों ने कुरुक्षेत्र में कौरवों को हरा करके और उस लड़ाई को जीता था। ये जब लड़ाई शुरू हुई है, उस समय जो वातावरण था, हम विद्यार्थियों के लिए खास करके, मार्च का वो महीना था, होली की हमारी छुट्टियां चल रही थी और उन छुट्टियों में 8 मार्च से 14 मार्च की छुट्टियों के बाद 15 मार्च को हमारे स्कूल ये खुलने वाले थे। कॉलेज की भी उस समय कुछ तैयारियां चल रही थी, लेकिन एकाएक हमको समाचार मिलता है कि अचानक कोरोना वायरस की विपदा ये हमारे ऊपर आने पड़ी और इस विपदा की लड़ाई के लिए हम लोगों ने अपनी तैयारियां ये शुरू कर दी। जिस प्रकार हमने शुरू की, प्रारंभ में इस लड़ाई के अंदर हम बहुत अच्छी स्थिति में रहे, खास करके भारत के लोग, हरियाणा के लोग। भारतवर्ष भी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश, चाइना की संख्या बहुत ऊंची पहुंच गई थी, लेकिन भारतवर्ष में हम बहुत ही उस समय सुरक्षित थे। हरियाणा, इसमें भी हमने तैयारियां अपनी की और हमने कोरोना को आगे नहीं बढ़ने दिया। और धीरे धीरे जैसे हम देखते हैं, हरियाणा के चारों तरफ, चाहे वो दिल्ली हो, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो अथवा पंजाब हो, यहां कोरोना की महामारी ने ज्यादा पैर फैलाए। हम उस समय भी इनसे नीचे थे। आज थोड़ी स्थिति हमारी खराब इसलिए हुई कि ये संक्रामक रोग है, आसपास के प्रदेशों से ये हमारे यहाँ फैला है, उसके कारण से हमारी संख्या थोड़ी बढ़ी। वो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, लेकिन आज तो विषय युवाओं का है, युवा दिल का है, विद्यार्थी वर्ग का है। हम देखते हैं उस समय अचानक से इस जो हमारे कोरोना का प्रभाव पड़ा, हमारे बहुत से शिक्षण संस्थान बंद हो गए, हमारे जो सब लोग घरों में कैद हो गए। हम जो तैयारियां कर रहे थे, कोई हमारे यहाँ सीडीएस की तैयारी कर रहा था, कोई नीट की तैयारी कर रहा था, कोई जेईई की तैयारी कर रहा था, ऐसी प्रतियोगी परीक्षाएं वो सब स्थगित हो गई और हम लोगों को अपने दूसरे सेमेस्टर की परीक्षा की एक प्रकार से तैयारी करनी थी, परीक्षाएं देनी थी, वो भी आज तक हो नहीं पाई है। इसलिए हम इस बात को आज इस असमंजस में है कि उन सारी स्थितियों को आखिर कैसे हम ठीक करेंगे। तो इस नाते से हमको एक दिशा में सोचना पड़ेगा और दिशा परिवर्तन का आज ये समय है। इस दिशा परिवर्तन के समय पर हमको इसका एक प्रकार से उपयोग करना पड़ेगा कि एक चुनौती आई है, उस चुनौती को अवसर के रूप में हम बदल करके अपनी सब चीजों को इस प्रकार से ठीक करें और देश में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी तो ये आप सीएम मनोहर लाल का संबोधन सुन रहे हैं। वेबिनार के जरिए ये संबोधन जो है वो दिया जा रहा है और किस तरीके से कोरोना काल में जो आत्मनिर्भर भारत की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, उसी के बारे में यहाँ पर सीएम मनोहर लाल बातचीत कर रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको बता दें कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के छात्रों के साथ आत्मनिर्भर भारत को लेकर चर्चा भी की जाएगी। अभी सीएम मनोहर लाल का संबोधन जो है वो चल रहा है वेबिनार के जरिए। आपको बता दें कि कोरोना काल में जिस भी तरीके से शिक्षा प्रभावित हुई है, उसे लेकर सीएम मनोहर लाल लोगों को संबोधित कर रहे हैं और किस तरीके से आगे की व्यवस्थाओं को देखा जाएगा, इसके बारे में भी सीएम मनोहर लाल जो हैं वो जानकारी देंगे। आपको बता दें कि समय थोड़े थोड़े अंतराल पर ही सीएम मनोहर लाल जो हैं प्रदेशवासियों के साथ जुड़ते रहते हैं और किस तरीके से कोरोना वायरस
की वजह से जो भी मुसीबतें प्रदेशवासियों को झेलनी पड़ रही हैं, चाहे वो अर्थव्यवस्था की बात हो, शिक्षा के क्षेत्र में बात हो, उद्योग के क्षेत्र में बात हो, उन सभी बातों को देखते हुए सीएम मनोहर लाल लोगों से जुड़ते रहते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और सरकार क्या कुछ इन सेक्टर्स में कदम उठा रही है ताकि जो भी कोरोना वायरस को लेकर नुकसान हुआ है उससे कैसे निपटना है, इस बारे में सरकार क्या कुछ कदम उठा रही है, इसकी जानकारी समय समय पर सीएम मनोहर लाल जो है लोगों को देते रहते हैं। और इसी कड़ी में आज इस वेबिनार का आयोजन जो है वो किया गया है और सीएम मनोहर लाल जो है लोगों को संबोधित कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं कि किस तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में हरियाणा जो है अब इस कोरोना काल के बाद या जो भी प्रभावित हुआ है उसके बाद आगे कैसे बढ़ेगा। कोरोना के बाद आत्मनिर्भर भारत जो है, जिसकी चर्चा जो है, जिसकी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों के प्रति रखी थी और आत्मनिर्भर बनने की बात जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही थी, उसी को लेकर सीएम मनोहर लाल आज संबोधन कर रहे हैं और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के छात्रों के साथ जो बातचीत भी की जाएगी वेबिनार के जरिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बातचीत जो है वो की जाएगी और चर्चा की जाएगी आत्मनिर्भर भारत को लेकर। तो ये वेबिनार सीएम मनोहर लाल का जारी है जिसमें तमाम बातों पर चर्चा। पुरानी आदतें उनको छोड़नी पड़ेंगी और उसको छोड़ने के लिए हमको कुछ ना कुछ अपना डिलीट करना पड़ेगा। और हमारी जो लाइफ है इसका जो नया वर्जन शुरू हुआ है 2.0 वर्जन मैं कह सकता हूं इसको, जो अभी 2020 के अंदर जिसको अपलोड किया जा रहा है, तो इस 2020 जो हमारा जीवन का वर्जन है इसके हिसाब से हमें अपने स्वभाव, अपनी आदतें ये सब बदलनी पड़ेंगी। निश्चित रूप से इस कोरोना ने हमारी गति को विराम दिया है और जो हमारा परिश्रम करने का जो एक मादा था उसको भी विश्राम दिया है, क्योंकि हम पहले भागना दौड़ना पूरे जीवन में ये सब करते थे, लेकिन इसके अंदर जो मूल मंत्र दिया गया सोशल डिस्टेंसिंग का, और उस सोशल डिस्टेंसिंग के कारण से हमको कहा गया कि घर में रहो, वर्क एट होम, घर में रह करके काम करो और नजदीकियां मत बनाओ। पहले हम हमेशा कहते थे नजदीक आओ, एक दूसरे के नजदीक आओ, लेकिन आज कहते हैं नहीं, 2 गज की दूरी रखो, दूर रहो। तो ये सारा तो नया एक लाइफस्टाइल ये हमारा बन रहा है। इस लाइफस्टाइल के हिसाब से हमको आगे बढ़ना पड़ेगा और उसी हिसाब से हमको अपने सारे शिक्षा के लेवल को या हमारे रोजगार के सिस्टम को या हमारी जो भी कोई सिस्टम है युवाओं को काम करने का, सीखने का, उसके अंदर इस सब चीजों का उपयोग करना पड़ेगा। हम लोग सरकार के नाते भी बहुत सी चीजें कर रहे हैं। सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने जैसे हमको कहा क्या कि अब हमको जीवन में बदलाव ला करके दुनिया की जैसे स्थिति बनी है, हमको अपनी जो निर्भरता है वो दुनिया के ऊपर ना रख करके आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। ये आत्मनिर्भरता का विषय ये भारत के प्रधानमंत्री जी ने पिछले 12 मई को जब ये विषय निकाला था, उस दिन से हमारे मस्तिष्क में एक नया शब्द आया कि हमको किस प्रकार से आत्मनिर्भर बनना है। आत्मनिर्भर बनने की कुछ कड़ी ये हमने जोड़ी, प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर कुछ काम हुए, लेकिन इस आत्मनिर्भरता को हम एक दिन में नहीं ला सकते। कि आत्मनिर्भरता आने में समय लगेगा और उस समय के आते आते हमको, जैसे मैंने बताया, कुछ बदलाव लाने पड़ेंगे। बदलाव जो है वो भी अनिश्चितता के समय, आज समय अनिश्चित है, अनिश्चितता में क्या बदलाव आएंगे कई बार इसमें पता भी नहीं रहता कि क्या बदलाव आने हैं, लेकिन जैसा कहा जाता अनिश्चितता जीवन का सौंदर्य है। इसलिए अनिश्चितता में से भी आप जैसे नौजवान साथी जो अच्छा एक विचार करने के बाद कोई अच्छे नए विचारों के साथ आगे बढ़ने का जो विषय है उसको हमको कोई एक रूप देना पड़ेगा, ताकि हम इस नए विचार के साथ, नई तकनीक के साथ, नए कुछ इनोवेटिव आइडियाज के साथ हमको अपने सिस्टम शुरू करने पड़ेंगे। और उसके अंदर सबसे पहले तो हमें अपनी पढ़ाई की चिंता, जो विद्यार्थी है उनको पढ़ाई की चिंता पहले करनी होगी। पढ़ाई पूरी करने के बाद रोजगार के विषय पर आगे जाना होगा। तो पढ़ाई में जैसे अभी स्कूल और कॉलेज अभी सब बंद है, उन बंद स्कूल और कॉलेज में हमने सरकार की ओर से ऑनलाइन व्यवस्थाएं ये खड़ी की है कि पढ़ाई में ऑनलाइन सिस्टम को कैसे आगे बढ़ाया जाए। और उस ऑनलाइन सिस्टम के अंदर एनसीईआरटी के जो टीवी के माध्यम से शिक्षा की व्यवस्था की गई है, उसमें हमने 52 लाख विद्यार्थियों को उसके अंदर लाभ पहुंचाया। बहुत बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने अडॉप्ट भी कर लिया है, लेकिन उसमें अभी भी चीजें और काफी करने शेष है। शिक्षा सेतु इस नाते से भी लगभग 2 लाख छात्रों को इसके माध्यम से शिक्षा दी जा रही है।
हमारा जो प्राइमरी स्कूल है, प्राइमरी स्कूल में भी इसी प्रकार की संपर्क बैठकों के माध्यम से ये शिक्षा के जो प्रावधान है ये सब किए जा रहे हैं। और इसी प्रकार से हायर एजुकेशन के लिए भी नए नए जो आयाम ये हमको ध्यान में आ रहे हैं, उसको हम कैसे सहूलत पहुंचाएं, इसके लगातार हमारी हायर एजुकेशन काउंसिल उसमें काम कर रही है। और जो सरकार की ओर से किए जाने वाले काम है उसमें विशेष तौर पर शिक्षा कैसे सुलभ हो। शिक्षा में कई विद्यार्थी लोन लेते हैं, तो लोन लेने के जो प्रावधान है उसको भी हमने सरल किया है। विशेष तौर पर जिन लोगों ने, अभी छात्रों ने लोन लिया हुआ था और जो लोग उसको रीपेमेंट के नाते से पहले किस्त भी दे नहीं पाए थे, ऐसे सब विद्यार्थियों के जो अभिभावक हैं उनको इसकी सुलभता हो, तो 3 महीने का हमने इंटरेस्ट उसके अंदर भी हमने कुछ छूट दी है, ताकि उनका जो कुछ बोझ है वो कम हो। 3 महीने आगे स्थिति क्या बनती है उसके हिसाब से उसका विचार फिर से करेंगे। तो ऐसे युवा जो बंधु हैं उन सबको इसके लिए हम प्रोत्साहन देते हैं। आगे भी युवा लोग अपना बिना किसी कोलेटरल के लोन ले सके, इसका प्रबंध भी हरियाणा सरकार कर रही है। और उसकी जो गारंटी है ये हरियाणा सरकार लेगी, ताकि विद्यार्थी हमारा जो कैसे शिक्षा में आगे बढ़ सके, उसके परिवार में यदि आर्थिक तंगी है तो उसके आड़े ना आए, तो शिक्षा के लिए लोन लेना ये भी उसके लिए सरल किया जा रहा है। तो इसलिए मित्रों, हम लोगों को चाहे वो सरकार की ओर से किए जाने वाले काम है, चाहे वो अपने आप का मन बनाने वाले विषय है, इस सब के लिए अब कोरोना के बाद हमको तैयार रहना पड़ेगा। तभी हम अपना जो अपेक्षित लक्ष्य है उसको हम पूरा कर पाएंगे। और अपेक्षित लक्ष्य बहुत बड़ा लक्ष्य वो हमारे सामने है, अपना देश, अपना भारत ये विश्व में विश्व गुरु बने, ये हमारा लक्ष्य है। और उसके लिए हर किसी की अपनी भूमिका होगी, हमारी युवाओं की, हमारी छात्र छात्राओं की, हमारे विद्यार्थियों की, ये बहुत बड़ी भूमिका है। इसको हमको याद करना पड़ेगा, इसके लिए हमको मेहनत करनी पड़ेगी, इसके लिए हमको अपना शरीर वो भी स्वस्थ रखना पड़ेगा। हमको इसके लिए जैसा कहते हैं हेल्थ, वेल्थ एंड वर्क, इस फॉर्मूले के आधार पर आगे बढ़ना पड़ेगा। हमारा शरीर भी अच्छा, हमारा चरित्र भी अच्छा, और हमको वेल्थ के नाते से अपना जो आर्थिक उपार्जन इसकी ओर भी आगे बढ़ना है। इसके लिए कोताही कोई नहीं बरतनी है, और इसके लिए हमको अच्छे संस्कार वो भी लेने हैं। जो कि कहा जाता है कि व्यक्ति 3 बातों का बहुत जो धनी होता है, जिसके पास 3 बातों का एक विशेष भंडार होता है, वो उसका होता है वेल्थ, हेल्थ एंड कैरेक्टर। इन 3 बातों में अगर हमको बहुत ज्यादा किसी का ध्यान देना है तो हमारे कैरेक्टर का ये हमको जरूर ध्यान देना है। मान लो हमारा कुछ धन अगर चला जाता है तो कहावत है ना कि वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, बट कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। इसलिए अपने कैरेक्टर, अपने संस्कार, अपना चरित्र, इसको भी मजबूत हमको लेकर के चलना है। उस नाते से आज हम जिस अवस्था में हैं, हम अपनी पढ़ाई को अपने घर में बैठ करके किसी भी रूप में कर रहे हैं। पढ़ाई समाप्त होने के बाद हम अपने स्किलिंग के माध्यम से अपने आप को रोजगार के लिए तैयार कर रहे हैं, लेकिन मूलभूत जो गुण हैं, मूलभूत आवश्यकताएं हैं, वो हमको पूरी करनी पड़ेंगी। आज हम इस वेबिनार के माध्यम से मिल रहे हैं। अच्छा होता एक अवसर ऐसा होता हम आमने सामने बैठ करके बात करते, लेकिन वो तो चूंकि कोरोना का ये जो सोशल डिस्टेंसिंग का एक विषय जैसे मैंने बताया, नई तकनीक के कारण से हम ये कर रहे हैं। तकनीक भी जीवन में बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने पहले हमारी तरक्की हुई, हमने तकनीक का एक विकास किया और तकनीक के विकास में यहां तक पहुंचे हैं। लेकिन अब समय ऐसा आ गया है कि हमको अपनी तरक्की, अगली तरक्की इस तकनीक से ही करनी है। तरक्की से तकनीक लाए, तकनीक से तरक्की करनी है, तो ये चीजें इंटररिलेटेड हैं। तो इसलिए अब तकनीक, उस तकनीक के माध्यम से अपने जीवन को कैसे हम सफल बनाए, अपने अपने स्थान पर बनाए। बहुत से परिवर्तन आएंगे, उन परिवर्तनों को शायद हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। ऐसे परिवर्तन का शायद ये हमारे ही समय में आना था, हमको भी एक परीक्षा की घड़ी में से निकलना था। लेकिन मुझे लगता है इस परीक्षा के अंदर हम निश्चित रूप से सफल होंगे, और उस सफलता का एक प्रकार से हम, हमारे सामने जो सफलता है वो हमारा इंतजार कर रही है, हमको आगे बढ़ना है। कोरोना की जो विषय था उसके लिए हमने सब काम कैसे उसको रोका जाए, ये सब हमने किया है। लेकिन उस कोरोना का प्रभाव क्या क्या हुआ है, उस कोरोना के प्रभाव में हम जानते हैं कि हमारे अपने शारीरिक दृष्टि से भी उसका प्रभाव एक पड़ा है। हम जानते हैं कि उसका हमको, जैसे हमारे खेल खिलाड़ी हैं, खेलों के मैदान में तक भी नहीं जा पा रहे हैं, और उसके अंदर उनको एक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।
और उनके लिए भी कुछ व्यवस्थाएं हमने खड़ी की है कि इंडिविजुअल गेम्स के माध्यम से अपने आप को तैयार करो, टीम के माध्यम से न तैयार करो। रोजगार भी लोगों का चुना है। अब इस रोजगार के नाते से बहुत से हमारे मजदूर, हमारे ऐसे बंधु जो दूसरे प्रदेशों से यहाँ आए हुए थे काम करने के लिए, उनको होम सिकनेस हुई, काम उनका छूट गया। काम छूटने के बाद उनमें होड़ लगी कि हम किस प्रकार से अपने घर वापस जा सकते हैं। वो घर जाने की तैयारी करने लगे। लाखों की संख्या में हर प्रदेश से लोग, कोई उत्तर प्रदेश वाले, कोई बिहार के लोग, कोई बंगाल के लोग थे, कोई उड़ीसा के लोग थे, और कुछ थोड़े बहुत यहाँ से जो लोग वहां गए हुए थे व्यापार करने के लिए, काम करने के लिए, उनकी वापसी आने की बात थी। तो ऐसे लोगों को वापस जाने के लिए हालांकि हमने बहुत समझाया है कि आपका रोजगार जहां है हमें रुकना चाहिए, फिर भी उनका उतावलापन जो था, हमें लगा कि इनकी जो परेशानी है उसको दूर करना चाहिए। हमने उनको घरों में भेजा, उनको रिलीफ कैंप्स में रखा, और रिलीफ कैंप्स में रखने के बाद ट्रेन से, बसों से लगभग 3.5 लाख बंधुओं को सरकारी व्यवस्थाओं से भेजा। 1.5 लाख लोग अपने आप चले गए। एक अच्छी बात ये हुई कि जब लॉकडाउन का फेज 4 आया तो कुछ इंडस्ट्री को ओपन करने की बात प्रधानमंत्री ने जो कही, उसमें हमने इंडस्ट्री को खोलना शुरू किया। एक विश्वास वापस लौटा कि अब हम वहां नहीं जाएंगे अपने घर पर, क्योंकि काम चालू हो गया है, हम अपना रोजगार यहाँ रखेंगे। तो उस रोजगार के नाते से उन्होंने फिर से और यहाँ काम करने के लिए अपना मन बनाया। अब उन्होंने जाना बंद कर दिया है, बल्कि बहुत से लोग वापस आ रहे हैं। बहुत से लोगों को आर्थिक तंगी आई, हमने उस आर्थिक तंगी के दूर करने के लिए उस विषय पर भी अपनी सारी प्लान बनाई, और वो भी टेक्निक के माध्यम से, आईटी के माध्यम से ऑनलाइन सिस्टम खड़े किए। और इस ऑनलाइन सिस्टम में डीबीटी 16 लाख परिवारों को 4 से 5 हजार रुपया उनके खातों में हमने भेजा है, ताकि उनकी आर्थिक तंगी के समय कम से कम जरूरी आवश्यक बातें उसको हम कैसे ठीक कर सकें। और उसके हमने यानी सब किसी को तकलीफ नहीं होने दी। लोगों को राशन, केंद्र सरकार ने इन 3 महीनों में अप्रैल, मई, जून डबल राशन देने की बात कही, मुफ्त में कही। जिनके राशन कार्ड नहीं थे उनके लिए डिस्ट्रेस राशन टोकन ये हमने सप्लाई किए, और लगभग 5 लाख लोगों को ऐसे डिस्ट्रेस राशन टोकन ये हमने दिए, ताकि कोई व्यक्ति, हमारा संकल्प है, कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा। इसको हरियाणा में हमने करके दिखाया है। दूर प्रदेशों में जाने वाले लोग भी उन्होंने कहा कि नहीं, हरियाणा की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी थी। तो खैर कुल मिलाकर के मैं उस तकनीक की बात कर रहा था जिस तकनीक से हमें ये सब करने के लिए संभव हो पाया। तो इस सारे विषय को मैं आगे इसलिए बढ़ा रहा हूं कि कई प्रकार के परिवर्तन आए, और इस परिवर्तन में ऐसे ऐसे विषय भी आए कि जब हमको अपनी आत्मनिर्भरता के लिए जो कुछ काम हमने शुरू किया उसके उदाहरण भी मिले। बहुत से ऐसे विषय थे जिनको बारे में हमें पता ही नहीं था कि हमारी कितनी ताकत है, कितनी शक्ति है। हमारी शक्ति यहाँ तक भी हमको पता लगी, जो हमें जानकारी सबको है, कि अमेरिका जैसे देश भी, उनको भी एक समय ऐसा आया ऐसे अवसर पर कि जब हमारे से सहायता की उन्होंने गुहार की। उन्होंने क्लोरोक्विन की जो गोलियां हैं, HCQS, ये जो दवाई है, इसके लिए भारत को कहना पड़ा कि आप हमको दवाइयां सप्लाई करिए, और करोड़ों टेबलेट्स हमने उनको भेजी। एक ऐसा शक्तिशाली देश जो सहायता में हमारे सामने हाथ फैला रहा है, उसकी सहायता करने में हमको भी आनंद आता है कि हमारे पास भी ऐसी शक्ति है, ताकत है। हमारे नए नए जितने आयाम थे वो सब खड़े हो गए। यानी हमारे यहाँ पीपी किट्स ये नहीं थे, हमारे यहाँ मास्क की बहुत कमी थी, हमारे यहाँ दवाइयों की जो इस था, क्योंकि कोई कोरोना का इलाज कोई है नहीं, इस वायरस की कोई वैक्सीन बनी नहीं है, तो उसके इलाज के लिए जो अन्य हमारे तरीके थे, खास करके आयुर्वेद की दवाइयां थी, हमारी आयुष के नाते से जो पद्धति है उसके नाते से हम काम कर रहे थे, वो सारी काम आने लगी। बहुत लोग आ गया, और इन चीजों को जो डॉक्टर्स को जरूरत थी, जो आवश्यक सामान, इसको पूरा करने के लिए उद्योग जगत के सब लोग आगे आ गए कि आज हमारी आवश्यकता इस बात की है, जान है तो जहान है, जान बची तो लाखों पाया। जान बचाने के लिए, यानी हैरानी की बात है, मारुति जैसी कंपनी वो भी वेंटिलेटर बनाने के लिए आगे आ गए। ऑटोमोबाइल्स की कई कंपनियां वो भी जो ये किट्स वगैरह जितने बनाने उसको बनाने के लिए आगे आ गए। यानी इस प्रकार से ये सैनिटाइजर, इसको बनाने के लिए हमारी जितनी कंपनियां हैं जो इस प्रकार का रसायन का काम करती है वो सब आगे आ गए। हमारी ग्रामीण महिलाएं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की थी वो सब आगे आ गए कि हम मास्क बनाएंगे। मास्क लाखों की संख्या में मास्क बनने लग गए। तो ऐसी सब चीजें
बनाने के लिए हमारे उद्योगपति आगे आए, ये हमारी क्षमता के ऊपर, हमारी क्षमता को दर्शाता है कि हम समय की जब जरूरत होती है हमारा समाज एक साथ जुट करके खड़ा हो जाता है। और समाज उस समय ये चिंता नहीं करता कि जो तकलीफ आई है इसमें मुझे अपनी चिंता करनी है, ये सबकी चिंता करने वाले हम लोग हैं, सबकी चिंता। विश्वव्यापी महामारी है, विश्व को हमने एक संदेश दिया है कि आज इस समय पर भारतवर्ष जिसको जो आवश्यकता उसके लिए तैयार है, खड़े हैं, क्योंकि हमने अपने इतिहास में, हमने अपनी संस्कृति में, हमने ये पढ़ा है अपने साहित्य में, वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व ये एक परिवार है। मानवता के ऊपर एक संकट आया है, तो मानवता के ऊपर जब संकट आता है उस समय सब लोग आगे आते हैं, आगे खड़े होते हैं। जब प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत की बात की तो उन्होंने 20 लाख करोड़ रुपए का एक पैकेज ये घोषित किया, और इस 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज के माध्यम से समाज का हर वर्ग उसकी सहायता के लिए प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया कि किसी को भी पीछे नहीं रहने दिया जाएगा, चाहे वो युवा हो, महिला हो, वृद्ध हो, किसान हो, मजदूर हो, उद्योगपति हो, छोटा उद्योग, बड़ा उद्योग, दुकानदार, ऐसे सब वर्गों के लिए उन्होंने कहा कि आज आवश्यकता है इस इकोनॉमी को बूस्ट करने की। तो इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए इतना बड़ा पैकेज ये किसी और कंट्री ने इस प्रकार से घोषित नहीं किया, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने आगे आकर के किया। और उन्होंने कहा कि इसके 5 स्तंभ हैं। पहला स्तंभ इकोनॉमी, दूसरा स्तंभ इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा स्तंभ सिस्टम, चौथा स्तंभ डेमोग्राफी, पांचवा स्तंभ डिमांड। ये 5 स्तंभ है हमारे इस आत्मनिर्भरता को आगे बढ़ाने के लिए, जो 20 लाख करोड़ रुपए की इस लागत से इनको पूरा किया जाए और अपने देश को आगे बढ़ाएं। और उसको आगे बढ़ाने के लिए हमने भी, हरियाणा भले छोटा सा प्रदेश है, लेकिन हमने उनको आश्वासन दिया कि हरियाणा जो है इसके अंदर अपना दायित्व उसको पूरा करेगा, पूरा निभाएगा। क्योंकि प्रधानमंत्री जी जो हमारे स्वर्ण जयंती के कार्यक्रम में आए थे, उन्होंने हरियाणा की तारीफ करते हुए कहा था, हरियाणा कैन बिकम द ग्रोथ इंजन ऑफ द कंट्री। और हमने आज विश्वास दिलाया है कि हरियाणा जो है वो ग्रोथ इंजन निश्चित रूप से बनेगा। उसके लिए चाहे हमको कितने ही कार्यक्रमों में आगे बढ़ना पड़े, उन कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री जी ने जितनी भी घोषणाएं की थी आज तक, उन योजनाओं में भी हम लोग हमेशा आगे रहे। उन्होंने स्टार्टअप की बात की थी, स्टार्टअप के नाते से मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे यहाँ 4119 युवा स्टार्टअप्स का पंजीकरण हुआ है, और जो पंजीकरण पंजाब से 4 गुना है, यानी पंजाब हमारा पड़ोस का प्रदेश, हमारा स्टार्टअप का पंजीकरण 4 गुना है, हिमाचल प्रदेश से 14 गुना है, उत्तराखंड से 5 गुना है, और राजस्थान जो प्रदेश हमारे से बड़ा है उससे भी 2 गुना है। इसलिए हमने स्टार्टअप्स की बात की, हमने स्टैंड अप इंडिया की बात की कि 4194 युवा विद्यार्थियों को लोन दिलवाया, 868 करोड़ रुपया, ये यानी लोन जो है स्टैंड अप इंडिया के नाते युवकों को ये दिलाया गया। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में भी लगभग 13 लाख लोगों को रोजगार स्थापित करने के लिए 14,141 करोड़ रुपया ये दिलाया गया है। अर्थात हम युवाओं को आगे कैसे बढ़ाया जाए, इसकी पूरी योजनाएं ये हमारे सामने है। और हम लोग हमेशा जो आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, तो इस आत्मनिर्भरता को केवल वैसे ही हासिल नहीं किया जाएगा। इस आत्मनिर्भरता को हासिल करने के लिए हमको एक अभियान चलाना पड़ेगा, और उस अभियान में कई महत्वपूर्ण पहलू वो हमको सामने रखने पड़ेंगे। एक पहलू प्रधानमंत्री जी ने कहा वो है लोकल एंड वोकल। लोकल एंड वोकल का मतलब कि हमारे अपने देश की, प्रदेश की, अपने जिले की, अपनी तहसील की, अपने गांव की, ये जो बनी हुई चीजें हैं, छोटी से लेकर बड़ी चीजों तक, इन चीजों के बारे में खुल करके आना पड़ेगा कि हम सब लोग पहले इनका उपयोग करेंगे। और इनका उपयोग करने के लिए लोकल इज वोकल, इस प्रकार का जो उन्होंने संकेत किया, इसका अर्थ यही है कि स्वदेशी की भावना ये हमारे मन में आए। और यदि हम अपनी इन चीजों का उपयोग बढ़िया ढंग से करेंगे और विश्व को बताएंगे कि हम स्वयं निर्मित चीजें, मेक इन इंडिया की भावना को रखते हुए हम अपने यहाँ की चीजों को बने हुए उपयोग करेंगे। अब हम जिसके पीछे लालसा रहती थी, चाइना की बनी हुई चीजें, मेड इन चाइना, सब उनको त्यागनी है। क्योंकि चाइना का एक ऐसा विषय बन गया है कोरोना में कि चाइना वर्सेस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये एक बात बन गई। तो चाइना, वहां से बनी चीजों को हमको कोई इसका मोह नहीं है, कोई हमको लाना नहीं है। क्योंकि अगर सही मायने में देखा जाए तो इस कोरोना वायरस का जन्म, ये जन्म देश चाइना है।
चाइना अगर कहीं अपने यहाँ इसको रोक लेता, इसको आगे बढ़ने से किसी प्रकार से रोक लगा लेता, तो विश्वव्यापी बीमारी ये नहीं बनती। ये देन चाइना की विश्व को मिली हुई है, और इस संकट को, इसकी जिम्मेदारी अगर किसी पर डाली जा सकती तो चाइना पर डाली जा सकती है। चाइना आज विश्व कट चुका है, आर्थिक दृष्टि से भी कट चुका है। इसलिए हमको चाइना हो चाहे विदेश की छोटी बड़ी और चीजें, उसकी बजाय अपने देश की चीजें बनाने के लिए हमको आगे आना पड़ेगा। और जब हम अपने पैरों पर खड़े होंगे तो हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, हमें रोजगार आगे मिलेगा, हमारे देश का नाम आगे बनेगा, और कल को छोटे छोटे देश हम अपनी चीजों का उपयोग बढ़िया करेंगे तो हमसे चीजें हमारे से ले भी सकते हैं। एक देश के जो लोग उपयोग करते हैं, जो आज दूसरे देशों की तरफ जाते हैं, हमारे देश का एक्सपोर्ट बढ़े, बाकी लोगों का इंपोर्ट बढ़े, वो हमारे यहाँ की चीजें मंगा भी सकते हैं। तो इसलिए इस भावना से आगे बढ़ेंगे। और हमने तो एक और प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है आत्मनिर्भर भारत में, कि जो इंटरनेशनल जो ग्लोबल टेंडर होते हैं, 250 करोड़ रुपए तक की मांग का कोई ग्लोबल टेंडर नहीं लिया जाएगा। अर्थात ग्लोबल टेंडर में अगर हमारी 250 करोड़ रुपए से ज्यादा की कोई चीज की आवश्यकता है, वही जाकर के हम ग्लोबल टेंडर के माध्यम से लाएंगे, अन्यथा हम नहीं लाएंगे। इसलिए ये अभियान ये हमको चलाना पड़ेगा। और इस अभियान को चलाने के लिए हमारे मन में आत्मविश्वास भी चाहिए, क्योंकि अगर आत्मविश्वास नहीं है तो फिर हम आत्मनिर्भर भी नहीं हो सकते। केवल स्लोगन से नहीं हो सकते, एक विश्वास होना चाहिए कि हम हो जाएंगे, और हमको जो काम करना है, और जब इसके मन में विश्वास आता है तभी जाकर के व्यक्ति जो आगे बढ़ता है। तो आत्मनिर्भरता के लिए आत्म सम्मान जो है वो एक जरूरी प्री रिक्विजिट है। इसलिए हम भारत के आत्म सम्मान की रक्षा करना चाहते हैं, तो आत्मनिर्भर बनाने के लिए अपने आप को उधर हम आगे बढ़ेंगे। यानी आत्म सम्मान और आत्मनिर्भर, अगर इसका एक उदाहरण मैं देता हूं, लाल बहादुर शास्त्री 1965 में हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, और उस समय अचानक अमेरिका ने, क्योंकि अमेरिका से गेहूं आता था, उस समय हम इंपोर्ट करते थे, PL 480 की जो स्कीम थी, उस स्कीम के अंतर्गत जो गेहूं आता था, और अमेरिका ने इसको बैन कर दिया। जब बैन किया तो प्रधानमंत्री जी ने एक आह्वान किया देश के सामने, देश के लोगों के सामने, कि अगर आपको आत्मनिर्भर बनना है तो आप एक काम करिए, सप्ताह में एक समय का भोजन छोड़िए। अब उनको इस प्रकार का विश्वास था, आत्मविश्वास था कि जनता मेरी बात मानेगी, और वही हुआ। जनता ने उनकी बात मानी, और एक समय का भोजन, आज बहुत लोग मिलते हैं जो सोमवार के शाम का भोजन आज भी नहीं करते, और वो एक ऐसा उनका आह्वान था कि देश अपने पैरों पर खड़ा हो गया। देश की उस समय की जो अन्न का संकट था वो समाप्त हुआ, और उसके बाद योजना बनाकर हमने 18,000 टन गेहूं का बीज, ये बाहर से उत्तम क्वालिटी का जो बीज था वो मंगवाया, और अपने यहाँ हरित क्रांति, उसमें विशेष तौर पर हरियाणा और पंजाब, ये 2 प्रदेशों में हरित क्रांति का जो एक अवसर आया, उस अवसर पर हमने इतना अन्न पैदा कर दिया, इतना अन्न पैदा कर दिया कि सारे देश के लोगों का जो पेट की भूख मिटाने के लिए इन 2 प्रांतों में, उस समय वास्तव में एक ही प्रांत था, बाद में 1966 में हम 2 प्रांतों के रूप में आए, तो भी हमने मिलकर के पूरे देश की लोगों की भूख की पेट की भूख ये मिटाई। और आज हम सरप्लस है अन्न भंडार में, जहां 1 साल का अन्न भंडार रखना हमारे लिए एक टेक्निकल रूप से जरूरी होता है, वहीं आज हम 2.5 साल 3 साल का अन्न भंडार ये हमारे पास रहता है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि आत्मविश्वास, इस आत्मविश्वास ने ही आत्मनिर्भरता का रास्ता उस समय बनाया था। आज भी जो हमारी कुछ कमियां हैं, उस अगर आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ना है तो आत्मविश्वास को हमको पैदा करना होगा, और उसके अंदर हमें आगे बढ़ने के लिए एक प्रेरणा निश्चित रूप से मिलेगी। हम युवकों को अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद एक स्किलिंग की ओर भी जाना पड़ेगा। यदि हमारी स्किल इसकी डेवलपमेंट होती है, हमारे कौशल का विकास होता है, तो हमारी पढ़ाई के साथ साथ उस टेक्निक से, उस कौशलता से हम अपना रोजगार बढ़ाना या देश के निर्माण के अंदर छोटी बड़ी भूमिका हम निभा सकते हैं। स्किलिंग यानी कौशल का विकास। मैं स्किलिंग को एक और नए शब्द के रूप में भी आपके सामने रखता हूं। स्किल यानी स्पेशल नॉलेज फॉर इंप्रूवमेंट इन लेवल ऑफ लाइफ। स्पेशल नॉलेज फॉर इंप्रूवमेंट इन लेवल ऑफ लाइफ, कि हमारे जीवन स्तर में कैसे इंप्रूवमेंट हो, इसका विशेष ज्ञान। ये स्किल भी एक प्रकार से है, और जैसा हम कहते हैं
ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाने के लिए उसका भी फार्मूला है। आखिर व्यक्ति को क्या चाहिए? आनंद कैसे आता है? उसका लेवल ऑफ लाइफ क्या है? लेवल ऑफ लाइफ यानी जीवन स्तर ऊंचा उठेगा, उसको आनंद आता है। तो इसलिए जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के विभिन्न प्रकार की जानकारियां, ज्ञान, ये हमको यदि होता है तो हम निश्चित रूप से अपने उस योगदान को कर पाएंगे जो योगदान हमारे से अपेक्षित है, जिसको हमको करना है। तो इसलिए मित्रों, हम तभी ये सब कर पाएंगे जब हम आगे चल करके अपनी उच्चतर शिक्षा, टेक्निक, आत्मविश्वास, इसको बढ़ा पाएंगे। तो देश के लिए जो कुछ करने की जरूरत है उसके लिए हम कर पाएंगे। देश के प्रधानमंत्री जी ने हमारे लिए बहुत कुछ काम किया है। उस काम के नाते से हम एक एक स्कीम का, योजना का लाभ उठाएं, जो लगातार 5 चैप्टर उसके हैं जो हमारी वित्त मंत्री जी ने घोषणा की, और उसमें युवाओं के लिए बहुत कुछ करने के लिए। अगर युवा एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, उसके लिए उसमें काम है। एक अच्छा किसान बनना चाहता है, उसके लिए उसके अंदर अपना अच्छा काम है। अच्छा एक शिक्षक बनना चाहता है, उसके लिए उसके अंदर व्यवस्था है। एक अच्छा यानी रिसर्चर बनना चाहता है, उसके लिए उसमें व्यवस्थाएं हैं। तो कोई भी युवा किसी भी प्रकार से आगे बढ़ने के लिए यदि वो आगे आता है तो उसको लाभ मिलेगा। और जो योजनाएं प्रधानमंत्री जी ने बनाई है, उन योजनाओं का हम अध्ययन करेंगे तो निश्चित रूप से इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। इस दिशा में प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय, सभी शिक्षक, सभी विद्यार्थी, इनका भी एक रोल है कि वो इसका अध्ययन करने के बाद और सब लोगों को भी उन चीजों की जानकारी दें, क्योंकि एक बड़ा विस्तृत ज्ञान भी है। उस विस्तृत ज्ञान और की जानकारी के माध्यम से हम जो लोग आज यहाँ उपस्थित हैं, अपने अपने लेवल पर, अपने अपने क्षेत्र में जो बातें आज विचार कर रहे हैं, इनको एक एक करके आगे बढ़ाएं। चाहे वो आत्मनिर्भरता की बात है, चाहे सरकारी पैकेज की बात है, चाहे देश और दुनिया में कोरोना के फैलने के बाद कैसे कैसे किसने उसको समाधान निकालने के प्रयत्न किए हैं, और चाहे हमें इस प्रकार का रोजगार परक जितने प्रयत्न हैं, इन प्रयत्नों को लेकर के आगे बढ़ना है। आत्मनिर्भरता और एक विशेष तौर पर स्वदेशी की बात, स्वदेशी को भी यानी मेक इन इंडिया की बात, और जैसा कहा लोकल और वोकल, ये सब बातें यदि आगे हम बढ़ाएंगे तो अपने इस काम को हम आगे ले जा सकेंगे। हमें हर प्रकार की सतर्कता बरतनी है। निश्चित रूप से बदलाव है, और जो बदलाव को स्वीकार करेगा वही वास्तव में जीवन में आगे बढ़ पाएगा। अगर हमने बदलाव को स्वीकार नहीं किया तो हम जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आज कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में आत्मनिर्भर भारत कोरोना के बाद इस विषय पर ये जो सेमिनार वेबिनार ये किया है, वास्तव में हमारी वाइस चांसलर श्रीमती गीता खन्ना जी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और धन्यवाद करता हूं। पूरा जो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का जो भी इस विषय के साथ जुड़े हुए लोग हैं, उन सबको भी बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। पूरी टीम को मैं धन्यवाद भी करता हूं। मैं प्रभु से कामना करता हूं कि आपकी उमंगे वो पूरी हो, आपके निश्चय वो पूरे हों, और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर आगे बढ़ें। मैं इस अवसर पर निश्चित रूप से एक कवि की कविता वो पढ़ करके अपनी बातचीत को समाप्त करूंगा। चुनौती में भी कैसे अवसर को ढूंढा जाता है, उसके ऊपर ये लिखी हुई कविता है। तट तोड़ नदियां बही, तट तोड़ नदियां बही, सागर मगर छलका नहीं। तट तोड़ नदियां बही, सागर मगर छलका नहीं। ये दोष है रफ्तार का, ये दोष तो जल का नहीं। ये दोष है रफ्तार का, ये दोष तो जल का नहीं। जिसने मथा जितना समंदर, जिसने मथा जितना समंदर, अमृत मिला उतना उसे। जिसने मथा समंदर जितना समंदर, अमृत मिला उतना उसे। शंकर मगर होगा वही, शंकर मगर होगा वही, जिसने जहर ज्यादा पिया। परछाइयां घटती रही, परछाइयां घटती रही, सूरज मगर चढ़ता गया।
परछाइयां घटती रही, सूरज मगर चढ़ता गया, जो रुक गया सो रह गया, जो रुक गया सो रह गया, जो जो चल पड़ा बढ़ता गया, जो चल पड़ा बढ़ता गया। इसलिए आज हमको आगे बढ़ने के लिए चलना भी है, रुकी हुई गति को, हमारी जो गति रुकी है उसमें काम भी करना है। यानी जैसे चलना होता वैसा चलने की बजाय अपनी इस रुकावट के समय अपने इस ज्ञान को, तरक्की को, टेक्निक को, इसको बढ़ाते हुए आगे बढ़ना है। निश्चित रूप से हमको सफलता मिलेगी, हम अपने लक्ष्य की पूर्ति कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो ये आप सीएम मनोहर लाल का संबोधन सुन रहे थे, जिन्होंने आत्मनिर्भर भारत पर संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि चाइना के प्रोडक्ट्स को बायकॉट करना है, क्योंकि चाइना से ही ये कोरोना वायरस जो है वो फैला है। और साथ ही साथ लोकल इज वोकल की भी बात उन्होंने कही है। स्वदेशी चीजों को अपनाना है ताकि भारत जो है आत्मनिर्भर बन सके। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि युवा ही इसमें आगे आएंगे और युवाओं के आगे आने से ही आत्मनिर्भर भारत को बनाया जा सकेगा। और साथ ही साथ ये भी कहा है कि आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल ने यह भी बताया है कि हरियाणा की स्थिति जो है वो अन्य राज्यों से काफी बेहतर है। और साथ ही साथ ये भी कहा है कि पड़ोसी राज्यों की वजह से ही हरियाणा में संक्रमण के आंकड़े जो हैं वो बड़े हैं। और सीएम मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तमाम बातों पर जोर देते हुए ये कहा है कि हमें हर दिशा में सोचने की जरूरत है, क्योंकि आत्मनिर्भर हम भारत को एक ही दिन में नहीं बना सकते। इसके लिए एक पूरे प्लान की जरूरत है, जिस प्लान के ऊपर हम सभी को काम करना होगा। और सबसे बड़ी बात आज सीएम मनोहर लाल ने कही है कि शिक्षा को लेकर हरियाणा सरकार ने बेहद काम किया है। इस कोरोना काल में ऑनलाइन क्लासेस जो हैं करवाई गई हैं आयोजित, और 52 लाख विद्यार्थियों ने इस ऑनलाइन क्लासेस का फायदा जो है उठाया है और अपनी शिक्षा को बरकरार रखा है। साथ ही साथ शिक्षा सेतु के बारे में भी सीएम मनोहर लाल ने जानकारी दी, जहां उन्होंने बताया कि 2 लाख छात्रों को शिक्षा जो है शिक्षा सेतु के द्वारा दी गई है। और साथ ही साथ शिक्षा में और कैसे बच्चों को, छात्रों को फायदा पहुंचाया जाए, उसके बारे में सीएम मनोहर लाल ने बताया है कि लोन लेने के प्रावधानों में अब जो है आसानी लाई जाएगी, ताकि इजीली कैसे छात्र जो है शिक्षा के लिए लोन ले सकेंगे, इसके लिए भी आसानी लाई जाएगी। और बिना किसी गारंटी के ही शिक्षा के लिए युवा जो है लोन ले सकेंगे। और आपको बता दें कि ऑनलाइन पढ़ाई को और कैसे बेहतर बनाया जा सके, इसके लिए भी सरकार लगातार प्रयासरत है। ये जानकारी सीएम मनोहर लाल ने दी है। और शिक्षा के नए आयामों पर काम करने के लिए सरकार लगातार तत्पर है। आपको बता दें कि यहीं पर शिक्षा के बाद सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि शिक्षा को बेहतर बनाने के बाद साथ ही साथ रोजगार को लेकर भी जो है काम करना होगा। आपको बता दें कि आज वेबिनार के जरिए यहां पर सीएम मनोहर लाल ने संबोधित किया और कोरोना के बाद आत्मनिर्भर भारत पर चर्चा यहां पर की गई है कि किस तरीके से भारत को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा, क्योंकि ये लड़ाई जो है जज्बे के साथ, आत्मविश्वास के साथ लड़ना बेहद जरूरी है। आत्मविश्वास और जज्बे के साथ ही इस कोरोना की लड़ाई को जीता जा सकेगा। हर दिशा में सोचने की जरूरत है। सीएम मनोहर लाल ने ये कहा है कि हर दिशा में सोचना होगा, हर सेक्टर में काम करना होगा, हर चीज पर ध्यान देना होगा, तभी भारत जो है आत्मनिर्भर बन पाएगा। लोकल इज वोकल के बारे में भी सीएम मनोहर लाल ने बात की है कि स्वदेशी भावना को लोगों के मनों में जगाना होगा और जो चीजें भारत में बन रही हैं उनका इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करना होगा। वहीं पर आत्मनिर्भर भारत के स्तंभों के बारे में भी सीएम मनोहर लाल ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, डेमोक्रेसी और डिमांड आत्मनिर्भर भारत के स्तंभ हैं। वहीं पर शिक्षा की बात करते हुए उन्होंने कहा कि लोन लेना अब शिक्षा के लिए, युवाओं के लिए और आसान हरियाणा सरकार ने कर दिया है। आसानी से युवा जो है शिक्षा के लिए लोन ले सकेंगे, बिना किसी गारंटी के ही लोन जो है वो शिक्षा के लिए युवाओं को दिया जाएगा। और कोरोना की लड़ाई को और भी जज्बे के साथ लड़ने की जरूरत है, तभी इस लड़ाई को जीता जा सकेगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर फास्ट।